अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज हमारा लेक्चर है वो ये कि हम चैप्टर 1 को किस तरह लिखें अपने थीसिस के कि वो रीडर के लिए पढ़ना आसान हो। तो बेसिकली हम आज स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर 1 ऑफ योर थीसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो रीडर के माइंडसेट के बारे में थोड़ा गाइड करना चाहूँगा। वो ये कि जो हमारा अगर मुख्तलिफ हम मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट को देखें तो हमारे पास इस टाइम जो एंटरटेनमेंट के मीडियम है वो या है वीडियो या है म्यूज़िक, लेकिन ये 100 साल पहले एग्जिस्ट नहीं था करता। तो 100 साल पहले जो मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर था, टेक्स्ट जो कि रिटन फॉर्म में होता है। जो लिटरेचर है, टेक्स्ट, वो बेसिकली आप रीडर की इमेजिनेशन का सहारा लेता है विजुअलाइजेशन के लिए। यानी कि आप अगर अगर एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि सितारे हैं और सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो आपके माइंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सितारे, जहान, इनको कनेक्ट करके एक कॉन्सेप्ट आपके इमेजिनरी वर्ल्ड में बिल्ड किया गया। तो बेसिकली जो आपका थीसिस होता है, जब आप अपना थीसिस लिखते हो और आपका एग्जामिनर आपका थीसिस पढ़ेगा, तो वो आपके टेक्स्ट के ज़रिए विजुलाइज करेगा इमेजिनेशन के अंदर कि आपने क्या किया था और आपके एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, आपने एनालिसिस कैसे किया और आपका कंक्लूजन क्या आया और आपने उसको सिंथेसाइज कैसे किया। जो वो आप लिखोगे उसकी बेस पे विजुलाइज करेगा और फिर वो चेक करेगा कि क्या आपका थीसिस डिफेंडेबल है कि नहीं। अब थीसिस इटसेल्फ एक एक बड़ा पीस ऑफ प्रोजेक्ट है जो कि हर स्टूडेंट को कंप्लीट करना है, लेकिन हम उसको ब्रेक डाउन करें चैप्टर वाइज। तो जो आज हम चैप्टर डिस्कस करें वो है हमारा चैप्टर 1, कि हमारे चैप्टर 1 में कैसा फ्लो होना चाहिए राइटिंग का कि हमारे रीडर के लिए आसानी हो, उसको पढ़ने के अंदर पढ़ने में आसानी हो और वो उसको फर्दर अंडरस्टैंड करके आपको आसानी से एवेलुएट कर सके। अच्छा, जब आप मिसाल के तौर पे जी आप इमेज प्रोसेसिंग में थीसिस लिखते हैं, तो जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता होगा उस एरिया के बारे में, लेकिन आपके कोर पेपर के बारे में सिर्फ आपका नॉलेज है। जब आपका थीसिस उसके पास जाएगा और वो आपका थीसिस पढ़ना शुरू करेगा, तो वो एक पहले से एक माइंडसेट के साथ आएगा। तो कहीं पे कंफ्यूजन होगी तो आपको अपने थीसिस में क्लियर करना होगा। अगर मैं कहता हूँ जी, लेट्स सपोज मेरी रिसर्च की प्रॉब्लम थी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्ट वाइज फ़र्क हो सकता है। मेडिकल रिसर्च में डाइवर्सिटी कुछ और हो सकती है, इमेज प्रोसेसिंग में डाइवर्सिटी कुछ और हो सकती है। जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च था रिकमेंडर सिस्टम्स, उसमें डाइवर्सिटी कुछ और हो सकती है। तो मुझे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम पेज पे लाने के लिए ये डेफिनेशंस भी देना होंगी, लेकिन रेफरेंस के साथ। अच्छा, अब हम चैप्टर 1 में आते हैं। आपके सामने एक डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है जिसमें फ्लो मैंने टॉप डाउन प्रेजेंट किया है कि हम ऊपर से जो पहला सेक्शन है वहाँ से शुरू करेंगे और हमने एक एक करके नीचे जाना है। जो सबसे पहला आपका चैप्टर 1 का सेक्शन है वो है इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस योर एरिया। अच्छा, ये आपने हेडिंग ये नहीं देनी, आपने बेसिकली हेडिंग आपका एरिया का नाम देना है। मेरे सिनेरियो में ये जो मेरी पहली हेडिंग थी वो थी रिकमेंडर सिस्टम्स। अब रिकमेंडर सिस्टम्स क्या है, रिकमेंडेशन प्रॉब्लम क्या है, रिकमेंडर सिस्टम्स के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, रिकमेंडर सिस्टम्स की रिसर्च कब शुरू हुई, रिकमेंडर सिस्टम की रिसर्च ने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, रिकमेंडर सिस्टम की रिसर्च आगे किन डायरेक्शंस में जा सकती है। ये सब मैंने इस एक सेक्शन में डिस्कस किया है, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में मैंने ये डिस्कशन किया कि रिकमेंडर सिस्टम्स के अंदर वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ये मैंने आखिरी पैराग्राफ में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मेरा जो अगला सेक्शन है वो है ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जब भी आप सेक्शन कोई लिखते हो तो आपने उन सेक्शन आपके मल्टीपल सेक्शंस को आपको कनेक्ट करना होता है, क्योंकि आपने रीडर को एक फ्लो में लेकर चलना है।
तो सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में आपने कह दिया कि जी ये रिकमेंडर सिस्टम्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, और फिर जो अगला सेक्शन शुरू हुआ वो था आपका ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स। अब रिकमेंडर सिस्टम्स के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी मैंने टाइप यहाँ पे बता दी, और मैंने उनको एक्सप्लिसिटली बता भी दिया कि टोटल इस टाइम 16 या 17 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसमें रिसर्च चल रही है, और ये इनकी डेफिनेशंस हैं। स्पार्स, लेट्स सपोज मेरे पास जो 16 थी उसमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो स्पार्सिटी, सेरेंडिपिटी, उसके बाद जी डाइवर्सिटी, उसके बाद एक्यूरेसी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, कोल्ड स्टार्ट, जो कि रिकमेंडर सिस्टम में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन उनको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आ गया कि दिस थीसिस फोकसेस ऑन डाइवर्सिटी प्रॉब्लम। मैंने इस सेक्शन का कंक्लूजन में ये कहा, जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है, कि ये थीसिस जो आप पढ़ रहे हैं ये फोकस करेगा जिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे उसका नाम। अगला जो सेक्शन है वो सारे का सारा उस प्रॉब्लम पे है जो कि मेरी प्रॉब्लम है। अब मिसाल के तौर पे जी मेरी प्रॉब्लम थी डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी प्रॉब्लम को कितने पेपर्स ने, कितने रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करने की कोशिश की, उनकी टेक्निक्स क्या थी, वो मैंने सारी यहाँ लिख दी। सारी लिखने के बाद मैंने कहा कि मैं एक स्पेसिफिक टेक्निक पे काम कर रहा हूँ जिस टेक्निक का नाम ये है और वो मेरे इस कोड पेपर से आई है। ये यहाँ पे मैंने एंड पे इस सेक्शन का एंड किया कि मेरी जो प्रॉब्लम है डाइवर्सिटी, उसके अंदर वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर से मैं इस स्पेसिफिक सॉल्यूशन पे फोकस कर रहा हूँ, और इसकी लिमिटेशंस हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अगला सेक्शन है जी एग्जिस्टिंग टेक्निक्स के बारे में। सॉरी, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली। अब मैंने जब एक एग्जिस्टिंग टेक्निक फाइनल की जो मेरे कोर पेपर में थी, तो मेरा अगला सेक्शन सारे का सारा है उसकी लिमिटेशंस के बारे में, कि एग्जिस्टिंग टेक्निक्स की लिमिटेशंस क्या आती हैं। वो उसके फ्यूचर वर्क में से भी आ सकती हैं, वो उसके एक्सपेरिमेंट से भी आ सकती हैं, उसका सोर्स कोड आपको मिल गया, आपने रन किया, आपको उसकी कोई और प्रॉब्लम मिल गई। इस सेक्शन में जो ये वाला सेक्शन है लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, इसमें आप डिस्कस करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टेक्निक जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ उसके अंदर लिमिटेशंस क्या हैं, वो आप सारी उसकी लिमिटेशंस गिनवाएंगे। तो बेदफा आप उसकी सारी लिमिटेशंस गिनवा देंगे, उसके बाद आप अपना प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे। जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि जो जो एग्जिस्टिंग टेक्निक की लिमिटेशन थी वो इन 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 तरीक़ों से इम्प्रूव हो सकती है। तो इन तरीक़ों से इसको इम्प्रूव करके हम कितने परसेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट गेन कर सकते हैं, ये आपने अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की। हाउ मच परफॉर्मेंस, हाउ परफॉर्मेंस विल बी इफेक्टेड बाय एनहांसिंग एग्जिस्टिंग टेक्निक यूजिंग फलां फलां फलां, जो भी उसने मेथड बताया था इम्प्रूवमेंट का, उसके ज़रिए कि हम किस तरह परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्निक को एक्सटेंड कर दें अगर हम उन तरीक़ों के हिसाब से जो उसने अपनी लिमिटेशंस में आइडेंटिफाई की। जब एक आपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली, फिर आपका रिसर्च क्वेश्चन बनता है। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आप जो आपकी बेसिकली, क्योंकि आप लोगों की है एमफिल की रिसर्च, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपका एक पैराग्राफ होगा और उसी पैराग्राफ को आप एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे। पीएचडी में होता ये है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एक पैराग्राफ होता है, लेकिन उन्होंने उसको 3 रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना होता है। आपके सिनेरियो में वो रिसर्च क्वेश्चन एक ही होगा, हाउ एग्जिस्टिंग टेक्निक कैन बी इम्प्रूव बाय एक्सटेंडिंग इट यूजिंग, जो भी उसका मेथड है जो उसने कहा कि इससे भी एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा जी, आपने रिसर्च क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे टू इम्प्लीमेंट जो, और या टू एक्सटेंड, क्योंकि अब आपने एग्जिस्टिंग टेक्निक को एक्सटेंड करना, तो यहाँ पे होगा टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग टेक्निक यूजिंग दिस मेथड, या जो भी है वो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि चैप्टर्स में कॉमन है। अच्छा, अब क्योंकि आप लोग अभी अपने सेकंड सेमेस्टर में हो, तो ज़रूरी नहीं कि अभी आपको ये सब कुछ समझ में आए, और ज़रूरी ये भी नहीं कि इसके मुताबिक आप सारों का थीसिस बने। लेकिन एग्ज़ामिनर को अगर आपकी कहानी जो भी हो, आप अगर उसको इस तरह सिंप्लीफाई करके सुनाओगे,
तो एग्जामिनर एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा क्योंकि आपका थीसिस अच्छा लिखा हुआ था। थीसिस अच्छा लिखना ज़रूरी इसलिए है कि आपकी जो 2 साल की मेहनत है, वो एग्जामिनर के पास किसी वीडियो लॉग के अंदर व्लॉगिंग के ज़रिए नहीं जाती, जो आजकल हमारा बड़ा कल्चर है। जी, आप डेली व्लॉग बनाते हैं, मैंने आज एक्सपेरिमेंट में ये किया, आज मैंने रिसर्च में ये किया, आज मैंने ये पेपर पढ़ा। एग्जामिनर के पास आपका डेली व्लॉग नहीं जा रहा। एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ आपका थीसिस जा रहा है, और जब वो थीसिस आपका खोल के देखे तो आप ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करें कि वो जब उसमें से गो थ्रू करे, उसके लिए वो इतना आसान हो समझना कि वो आपको ये क्रेडिट देकर जाए आपके डिफेंस में कि आपका थीसिस बहुत अच्छा लिखा था। कई लोग ऐसे हैं, आपके सीनियर्स भी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि वो बहुत ही सादा काम करते हैं और बहुत ही आसान काम करते हैं कभी कभी, लेकिन उनका थीसिस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और अच्छा लिखा होता है कि उनको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी मिलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम दुनिया बदल दें, लेकिन उनके थीसिस के अंदर वो दुनिया बदलती नज़र नहीं आ रही होती। वो ऐसी एक खिचड़ी होती है जो सिर्फ उनको समझ आ रही होती है, किसी एग्जामिनर को समझ नहीं आती, जिससे नुकसान ही होता है कि वो सी ग्रेड ले लेते हैं या फिर इससे भी बुरा डी या एफ ग्रेड ले लेते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी थीसिस के अंदर एग्जामिनर ये चीज़ें देखना चाहते हैं जो मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई की हैं। आपकी स्टोरी जो भी बने, जब आप थीसिस लिख रहे हो, कोशिश करें कि उसको इस इन सेक्शंस के मुताबिक आप अपने चैप्टर 1 को स्ट्रीमलाइन कर लें और कंटेंट को लिख लें। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका, तो मैं अब इंतज़ार करूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी जी। सर ये जो सेक्शन 3 है इसमें एग्जिस्टिंग टेक्निक्स लिखा हुआ है। हाँ जी जी। इसमें जितनी भी प्रीवियस टेक्निक्स यूज की गई हैं उस प्रॉब्लम को लेके, मतलब जो प्रॉब्लम हमने पिक की है, वो सारी की सारी एक टेबल की फॉर्म में आएगी। अच्छा जी, मैं अब आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया तो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी आपने सर। अपने चैप्टर्स के अंदर जहाँ भी आप टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है कि अगर आपके सुपरवाइजर आपके थीसिस पढ़ते हैं ना, तो उन तक थीसिस पहुंचने से पहले कि आप अपने सुपरवाइजर को थीसिस प्रेजेंट करें, जहाँ जहाँ आप समरी टेबल बना सकते हैं ना, आप डाल दें। आपका सुपरवाइजर आपको गाइड कर देगा कि इस सेक्शन में ज़रूरत है समरी टेबल की, इस सेक्शन में ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेबल बहुत अहमियत रखता है क्वेश्चन आंसरिंग में और आपके एफर्ट को समराइज करने में। अब आपका सवाल है कि एग्जिस्टिंग टेक्निक्स के अंदर आप एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हो उसको, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आपने उसको एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। ये सिर्फ आपका ही आइडिया नहीं, आपके सीनियर्स ऐसे करते हैं और ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि इस तरह किया जाए। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। जी एग्जिस्टिंग टेक्निक में सर जितनी भी टेक्निक प्रीवियसली यूज हुई हैं वो हाँ जी। सारी की सारी हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। मतलब हम अब हमारा जो मेन फोकस था वो था 5 इयर्स पेपर, हमने जो थे प्रीवियस 5 इयर्स के वो लेने थे। अच्छा जी। तो सिर्फ हम उन 5 इयर्स वाली ही टेक्निक्स को फोकस नहीं, यहाँ करेंगे पे या आप उससे देखो, यहाँ ना प्रीवियसली। आप कुछ चीज़ों को स्किप कर रहे हो। जो आप 5 इयर्स पेपर ले रहे हो, क्या उन पेपर्स को लेने से पहले आपको ये कंफर्म है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ गाइड करना चाहूँगा कि आपको मैं ना अपना चैप्टर 1 थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मेरा पीएचडी का थीसिस का चैप्टर 1 है, रिकमेंडर सिस्टम प्रॉब्लम। अच्छा जी, जो मेरा प्रॉब्लम था ना वो, एक मिनट, जो मेरे रिसर्च का प्रॉब्लम था, क्योंकि पीएचडी के अंदर एक प्रॉब्लम सफिशिएंट नहीं होता, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और उनके दरमियान में कनेक्शन बनाना होता है। तो मेरा जो रिसर्च का प्रॉब्लम था वो पहला था कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, फिर उसके बाद स्पार्सिटी प्रॉब्लम और उसके बाद डाइवर्सिटी प्रॉब्लम। अब ये इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स मौजूद थी। जी, सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन टेक्निक मौजूद है मेरे पास। मेरे एग्जामिनर ने बेसिकली मुझे, मेरा चैप्टर 1 काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उन्होंने मेरी बाकी जो कंपेयर्ड टेक्निक्स थी वो उठवा के चैप्टर 2 में डलवा दी। उन्होंने कहा कि जी आप अभी सिर्फ अपनी टेक्निक डिस्कस कर लें। मेरे एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आपका 10 या 12 सफ़ों से ज़्यादा चैप्टर का साइज़ नहीं होना चाहिए।
आपके सिनेरियो में जो आप एग्जिस्टिंग टेक्निक पूछ रहे हो उसमें कोशिश करो कि आप उसको जो है कम नंबर ऑफ पेजेस में कवर कर दो। लेकिन यहाँ पे मैंने भी आपसे सवाल पूछा था कि जो आपके पाँच आपने पाँच लेट सपोज आपने 50 पेपर्स अभी स्टडी किए हैं, तो जो आपने 50 पेपर स्टडी किए हैं क्या वो एक ही प्रॉब्लम के हैं, ये आपने मेक श्योर करना है। मैं आपको यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम जो होती है ना वो एक कीवर्ड होता है। देखो मैंने यहाँ ये हाईलाइट किया कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। अगर मैं इसको कॉपी करूँ ना कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को, और मैं जी गूगल स्कॉलर ओपन करूँ, तो इसको सिर्फ मैं ही प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, इसको पूरी दुनिया प्रॉब्लम कहेगी। हम जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम पे 16,000 पेपर मिल गए हैं। अच्छा अब इनमें आप चेक करते हो तो इनके तो टाइटल में लिखा है एड्रेसिंग कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, फेसिंग कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, न्यू यूजर कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, सॉल्विंग कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, ऑन द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। अच्छा ये जो लफ्ज है ना कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, इसको मैं प्रॉब्लम नहीं कह रहा, इसको पूरी दुनिया प्रॉब्लम कह रही है। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको क्लियर हो जाए आपकी प्रॉब्लम का नाम क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो जब उनसे पूछेंगे हाँ जी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, वो एक पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। लेकिन मैं फिर उनसे पूछूंगा जी आप अपनी प्रॉब्लम के एक लफ्ज को बताएंगे, वो जो दो कीवर्ड्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम का नाम है वो बताएं, वो उनको नहीं पता चलेगा। कमिंग बैक टू द स्लाइड, मुझे यहाँ पे आपके सिनेरियो में गैप ही नजर आ रहा है कि आपके पास लिटरेचर व्यू है, आपके पास एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन क्या वो सारी टेक्निक्स एक ही प्रॉब्लम को हल कर रही हैं? अगर वो एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने ढूंढी हैं तब एक्सेप्टेबल है कि आप एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को यहाँ डिस्कस करें। नहीं तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्योंकि रिकमेंडर सिस्टम्स रिसर्च के अंदर मेरे पास 16 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और उन मेजर अभी मेरी सिर्फ कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम पे मुझे 16,000 पब्लिकेशंस मिली हैं जिन्होंने कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश किया। तो जो 16 मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जो रिसर्च हुई होगी वो तो 0.1 या 0.5 मिलियन पेपर मुझे मिल जाएंगे जो उन सारी प्रॉब्लम्स को हल करें। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसको ये क्लैरिफाई करें कि क्या आपका सारा लिटरेचर एक ही प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा है। अगर नहीं वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहा है तो पहले इससे पिछले सवाल को क्लियर कर लें आप कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो आपकी है ना वो सिर्फ आपने खुद से नहीं बनाई होगी, वो गूगल पे मैं सर्च करूंगा ना तो मुझे मिल जाएगी ये प्रॉब्लम क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। हाँ जी जी। थैंक यू सर, ये हो गया। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। मुझे ये ना हेल्प हो गई। पीएचडी एक ऐसा जर्नी है जो कि टाइम बहुत लेता है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहे ना तो आपको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जो मेरा एरिया था ना वो था रिकमेंडर सिस्टम्स। अब जो रिकमेंडर सिस्टम्स है ना ये एक मेच्योर एरिया है। इसकी आप चेक करो कि जो सबसे ज़्यादा साइटेड पब्लिकेशन वो 1997 से शुरू हुई है, यानी रिकमेंडर सिस्टम एरिया 1997 के अंदर तो ये पेपर आउट है, आपको 95 92 के भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत पुराना एरिया है। अब इस पुराने एरिया का मुझे क्या फ़ायदा है? मुझे फ़ायदा ये कि इसके ऊपर लोगों ने बुक्स लिखी होंगी। तो ये जो बुक है ना रिकमेंडर सिस्टम्स हैंड बुक, ये बुक दो वर्जन है इसके, एक 2017 में पब्लिश हुआ था और एक 2015 में पब्लिश हुआ। और इस बुक के अंदर इसने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि इसने चैप्टर एक पूरा लिख दिया कि रिकमेंडर सिस्टम प्रॉब्लम्स। तो उस चैप्टर के अंदर उसने एक एक प्रॉब्लम को ना कीवर्ड के साथ बता दिया कि रिकमेंडर सिस्टम की कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम ये होती है, उसकी डेफिनेशन ये होती है, उस पर लिटरेचर ये है और उस पर टेक्निक्स ऐसे काम करती हैं। फिर जिस पार्सिटी प्रॉब्लम ये है इसकी डेफिनेशन ये है, इस पे एग्जिस्टिंग टेक्निक्स ये हैं और वो ऐसे काम करती हैं जी। फिर सेरेंडिपिटी, न्यू यूज़र, न्यू आइटम, फिर उसके बाद ये डाइवर्सिटी, तकरीबन कोई 16-17 प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसने एक पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन की। वो टाइम था जब मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझसे एग्जामिनर पूछे कि जी आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी XYZ प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है जो कि इस बुक ने लिखी हुई है। और इस बुक की आप साइटेशन चेक करो वो है 5000 के करीब। अब
ये 5000 की साइटेशन इस बुक की, ये कॉन्फिडेंस शो करती है कि ये इस एरिया की एक एक्सेप्टेबल, एक एकेडमिकली एक्सेप्टेबल बुक है और ये अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा साइटेड बुक है। तो अगर मैं एग्जामिनर को कोई डेफिनेशन दूंगा ना प्रॉब्लम की, तो एग्जामिनर जो मर्जी कर ले, वो इस बुक की डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो डेफिनेशन गलत है जो आपने काम शुरू किया है। इस एरिया की इस मैच्योर बुक ने अगर उस प्रॉब्लम को कह दिया कि ये प्रॉब्लम है, तो आपका एग्जामिनर ये नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने एरिया की हैंडबुक ज़रूर ढूंढें, आपको बुक्स मिलेंगी जो कि आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि आपके एरिया में प्रॉब्लम्स क्या हैं। और कोई क्वेश्चन अगर क्लास आपका है तो आप पूछ लें, नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता दें ताकि मैं सेशन एंड कर दूँ। इंशाल्लाह हम बाकी चैप्टर्स को भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। आज हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया। ओके क्लास, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं फिर अब सेशन एंड करता हूँ। अल्लाह पाक हमें, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जिन पे मुश्किल वक्त है उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। जो मोमिन है वो नाउमीद नहीं होता। तो जब भी आप दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, मुझे और बाकी क्लास वालों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल फिर इंशाल्लाह जी मुलाकात होती है।